राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करनी चाहती हूँ। आप सबके साथ की, आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपना साथ, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और मेरा मनोबल कभी टूटने मत दीजिए। मेरे सभी श्रोतागण के अन्न धन भंडार भरे रहें, सब सुखी और स्वस्थ रहें, सब खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करें। इसी प्रार्थना के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक किसान था। उसकी एक बेटी थी, खूब चालाक, खूब चतुर और नाम था चंपाकली। एक दिन किसान अपने खेत की गुड़ाई कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी ठोस चीज से टकराई। किसान को समझ नहीं आया कि वह क्या चीज है। उसने उस चीज को उठाया, झाड़ा, पोछा, अच्छे से साफ किया तो समझ आया कि यह ठोस चीज सोने की बनी एक औखल है। किसान बड़ा ही भोला भाला था और साथ ही स्वामी भक्त भी था। उसने सोचा, ऐसी कीमती चीज तो बस राजा के राजमहल में होनी चाहिए। इसका मेरी झोंपड़ी में क्या काम। मैं यह राजा साहब को भेंट कर दूंगा, शायद बदले में मुझे कुछ धन मिल जाए। ओखल लिए जब वह घर आया तो सबसे पहले उसे चंपाकली दिखाई पड़ गई। किसान ने उससे सब हाल कह सुनाया कि वह राजा के दरबार में क्यों जा रहा है और वह ओखल भी दिखाई। पिता की बात सुनते ही वह बोली, पिताजी, पहले आप मेरी बात सुनिए। इसमें कोई शक नहीं कि यह ओखल बहुत ही खूबसूरत है, पर अमीर लोग बहुत ही नकचढ़े होते हैं। राजा इसमें जरूर कोई न कोई खोट निकालेंगे। हो सकता है आपको लेने के देने पड़ जाएं। जरा बताना तो इसमें क्या खोट है। किसान ने चिढ़ते हुए अपनी बेटी से पूछा, भला इतनी खूबसूरत ओखल में राजा साहब क्या कमी ढूंढ पाएंगे। चंपाकली बोली, देखना पिताजी, महाराज जरूर कहेंगे, देखने में है कमाल, खूबसूरत बड़ी है ये ओखल, पर बताओ तो ए मूर्ख इंसान, किधर गया इसका मूसल। किसान ने अपने कंधे उचकाए और कहा, हमारा राजा ऐसा कभी नहीं बोलेगा। अरे तुम क्या राजा को अपनी तरह बेअकल समझती हो। ऐसा कहकर किसान ने ओखली को एक थैले में डाला और चल पड़ा राजमहल की ओर। राजमहल में पहुंचकर पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन जब उसने राजा जी को उपहार देने की बात कही तो उसे दरबार में पहुंचा दिया गया। दरबार में किसान ने राजा से कहा, अन्नदाता, मुझे अपने खेत में गुड़ाई करते समय यह ठोस सोने की सुंदर ओखल मिली है और मेरा मानना यह है कि ऐसी सुंदर चीज आपके राजमहल में ही अच्छी लगेगी, इसलिए मैं यह आपको भेंट करना चाहता हूँ। आप मना मत करिएगा। राजा ने ओखल हाथ में पकड़ी, फिर अपना सिर हिलाते हुए बोले, देखने में है कमाल, खूबसूरत बड़ी है यह ओखल, पर बताओ ए किसान, किधर गया इसका मूसल। हूबहू चंपाकली के ही शब्द राजा ने दोहरा दिए। बस किसान को मूर्ख इंसान नहीं कहा, क्योंकि राजा की भाषा में एक मर्यादा होती है। किसान अपने पर काबू नहीं रख सका। अपने माथे पर हाथ मारते हुए उसने कहा, हे भगवान, बिल्कुल वही शब्द, उसने भी तो यही कहा था। किसने यही कहा था। राजा ने उत्सुकता दिखाई। गलती माफ करे सरकार, किसान बोला, मेरी बेटी चंपाकली ने कहा था कि राजा साहब ऐसा ही कहेंगे। आपने एकदम वही कहा है। मैंने तो उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी थी। ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है, राजा ने कहा। मैं उसे परखना चाहता हूँ कि आखिर वह कितनी चतुर है। फिर राजा ने एक मुट्ठी भर कपास की पुड़िया मंगवाई और उसे किसान को देते हुए बोले, यह कपास अपनी बेटी के पास ले जाओ और उससे कहो कि मेरी पूरी सैनिकों की टुकड़ी के लिए इस कपास से कमीज काट कर, बुनकर और सिलकर भेज दे। सारी कमीजें जल्द से जल्द पूरी फौज के लिए तैयार हो जानी चाहिए। यह सुनकर किसान को काटो तो खून नहीं, पर वह करता भी क्या, राजा से जुबान दराजी तो नहीं कर सकता था। सो उसने चुपचाप कपास की पुड़िया उठाई, राजा को सलाम ठोका और घर की तरफ चल पड़ा। ओखली के बदले किसी उपहार की आशा तो बेकार ही थी, सजा नहीं मिली यही बहुत था। गिरते पड़ते किसान अपने घर पहुंचा और अपनी बेटी से बोला, बेटी चंपाकली, तुम्हारे बुरे दिन आ गए। ऐसा कहकर उसने कपास की पुड़िया उसे पकड़ा दी और सारी बात उसे बता दी। पिताजी, आप तो बेबात ही घबरा जाते हैं, थोड़ा मुझे सोचने तो दो कि मुझे क्या करना है। चंपाकली ने कपास की पुड़िया ली और उसमें से कपास निकालकर पटक पटक कर झाड़ने लगी। कपास चाहे कितनी भी कुशलता से साफ की जाए, पर बीज अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक आध बीज बिलौना उसमें छूट ही जाता है।
इस समय भी कपास में से 2 बीज नीचे गिर पड़े। चंपाकली ने उसे उठा लिया और अपने पिता से बोली, पिताजी, आप सीधे महल जाइए और राजा से मेरा संदेशा कहिए। मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है। बस मुश्किल यह है कि मेरे पास चरखा और करगा नहीं है। मैं सूत कैसे कातूंगी और कपड़ा कैसे बुनूंगी? इन बीजों के खोल से वो चरखा और करगा बनवा कर भेज दें। जैसे ही वे दोनों चीज बनवा देंगे, मैं उनका काम कर दूंगी। सारी सेना के लिए कमीज बना कर दूंगी। इतना कहकर उसने दोनों बिनौले अपने पिता को पकड़ा दिए। बेचारे किसान की राज दरबार में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर चंपाकली तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गई। झक मारकर वह राज दरबार में पहुंचा। किसान की बातें और चंपाकली की मांग जानकर राजा की समझ में आ गया कि चंपाकली बहुत ही चालाक और बुद्धिमान है। उसने किसान से कहा, तुम्हारी बेटी तो बहुत चतुर है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसे तुम राजमहल लेकर आओ। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। पर एक बात याद रखना, जब वह राजमहल में आए तो ना तो कपड़े पहनकर आए और ना ही बिना कपड़ों के। ना ही वो भूखी आए और ना ही भरे पेट। न तो घोड़े से आए, ना ही किसी और सवारी से, और ना ही पैदल चलकर आए। ना ही दिन में आए और ना ही रात में। अब अगर वह इन शर्तों को पूरा किए बिना राजमहल में आई तो याद रखना, मैं तुम दोनों बाप बेटी का सर कलम करवा दूंगा। मेरी आज्ञा का हर हाल में पालन होना चाहिए। किसान बेचारा बड़े टूटे मन से घर लौटा। मौत उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। जब चंपाकली ने पूरी बातें सुनी तो वह बड़ी बेफिक्री से बोली, पिताजी, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सब संभाल लूंगी। आप बस मेरे लिए एक मछली पकड़ने का जाल ले आइए। अगले दिन चंपाकली बड़ी सुबह ही उठ गई। उसने अपने को जाल में लपेट लिया। इस प्रकार वह न तो नंगी रही और न ही उसने कपड़े पहने। 2 मुट्ठी चवे न खाया, न पेट भरा, न भूखी ही रही। एक बकरी को बाड़े से निकाला और उसकी पीठ पर एक गद्दी रखकर उस पर बैठ गई और इस तरह बैठी कि एक पैर जमीन में लगा रहे और एक पैर ऊपर उठा रहे। इस प्रकार न तो वह सवारी से थी, न ही किसी घोड़े पर थी और न ही पैदल जा रही थी। इस रूप में वह शाम के झुटपुटे में राजमहल पहुंच गई, जब न दिन था और न ही रात ढली थी। महल के पहरेदारों ने उसे पागल समझकर रोकना चाहा, पर जब उन्हें मालूम हुआ कि यह राजा के हुक्म से ही इस तरह आई है तो उसे तुरंत भीतर तक पहुंचा दिया गया। राजा के सम्मुख पहुंचकर चंपाकली बोली, महाराज, आपकी आज्ञा के मुताबिक मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। चंपाकली को देखते ही राजा बेहताशा हंस पड़े और बोले, चतुर चंपाकली, तुम तो बिल्कुल वैसी लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। बस एक शर्त तुम्हें माननी होगी कि तुम राज्य के मामलों में कभी दखल नहीं दोगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? राजा समझ गया था कि चंपाकली उससे अधिक सयानी है, इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी। चंपाकली ने कहा, यह बात तो मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। मैं खुद ही हाँ नहीं भर सकती। आखिर मेरे पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा जो किया है। इतना कहकर चंपा घर की तरफ चल दी और घर पहुंचकर सारी बात अपने पिता को बताई। जब अनुभवी किसान पिता ने यह खबर सुनी तो बोला, यदि राजा की इच्छा तुमसे शादी करने की है तो तुम उसका विरोध तो कर नहीं सकती। आखिर वह राजा जो है। लेकिन तुम्हें हमेशा सावधान रहना होगा, क्योंकि जो आदमी मनचाहा तुरंत पाना चाहता है वह अनचाहा होने पर तुरंत छोड़ना भी चाहेगा। इसलिए तुम अपनी यहाँ की चीजों को ज्यों का त्यों रहने दो। ना जाने कब तुम उन्हें नापसंद हो जाओ तो तुम्हें लौटकर यहीं आना पड़ेगा। चंपाकली अभी कम उम्र की थी, सो उसने अपनी पिता की बातों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। राजा से शादी की हामी भर दी। बहुत जल्दी ही पूरे राज्य में विवाह की धूमधाम मच गई। दूर दूर से लोग शाही शादी की रौनक देखने आने लगे। सारी सराहें भर गई। बहुत से लोगों को सड़कों के किनारे भी सोना पड़ा। एक किसान अपनी गर्भवती गाय को लेकर उन्हीं दिनों बेचने की इच्छा से राजधानी आया था। उसे किसी सराय में जगह न मिली। एक सराय मालिक को उस पर दया आ गई तो उसने अपने घर के पास बने एक छप्पर में गाय को रात भर रखने की इजाज़त दे दी। अब किसान ने अपनी गाय के गले की रस्सी पास खड़ी एक गाड़ी के पहिए से बांध दी। भगवान की माया, सुबह सबने देखा कि गाय ने रात में एक बछड़े को जन्म दिया था जो लुढ़क कर गाड़ी के नीचे चला गया था। गाय का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने अपनी गाय और बछड़े को संभाला और वापस घर जाने की तैयारी करने लगा।
तभी गाड़ी का मालिक आया और कड़क कर बोला, खबरदार, जो बछड़े को ले जाने की कोशिश की तो कल रात तुमने मेरी गाड़ी के पहिए से गाय बांधी थी, वह तुम्हारी है, पर बछड़ा मेरी गाड़ी के नीचे था। यह मेरा है, पर बछड़ा तो गाय के पेट से बाहर आया। गाय मेरी है तो बच्चा भी मेरा ही है। गाय का मालिक बोला, तुमने गाय मेरे पहिए से बांधी थी, सो गाय तुम्हारी है, गाय खोल लो, पर इसका बच्चा मेरी गाड़ी के नीचे मिला है तो यह मेरा है। बात तुल पकड़ गई। बहस गाली गलौच से बढ़ते बढ़ते हाथ थपाई पर पहुंच गई और फिर लट्ठम लट्ठा तक जा पहुंची। शोर शराबे से राजा के संतरी भी वहां आन पहुंचे। सो दोनों दावेदारों को राज दरबार में न्याय के लिए पेश कर दिया गया। उस राज्य का नियम कुछ समय पहले ऐसा था कि राजा रानी मिलकर न्याय करते थे, लेकिन अब जब चंपाकली से राजा का विवाह हो गया था, तब राजा की शर्त के कारण चंपाकली को दरबार के मामलों में बोलने की मनाही हो गई थी। सो इन दोनों किसानों का मामला राजा के सामने पेश हुआ। दोनों पक्षों की बात सुनकर राजा ने निर्णय दिया, बछड़ा तो गाड़ी वाले का ही है, क्योंकि वह गाड़ी के नीचे था, और बछड़ा इसी गाय का है, इस बात का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। राजा के इस फैसले से गाय के मालिक किसान को बहुत ही दुख और निराशा हुई। बेचारा करता भी क्या, राजा का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। गाय के मालिक की निराशा और उसके दुख से सराय वाले को उस पर बड़ी दया आई। उसने उसे रानी के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि पहले रानियां तो दरबार में आया ही करती थी। किसान राजमहल पहुंचा और वहां के दरबान को अपनी पूरी कहानी सुनाकर बोला, भाई, मैं बड़ा दुखी आदमी हूँ, क्या आप किसी तरह मेरी भेंट रानी जी से करवा सकते हैं? दरबान बोला, मैं मजबूर हूँ भाई, राजा साहब ने किसी भी फरियादी को रानी से मिलने की सख्त मनाही कर दी है। मरता क्या न करता, किसान ने चोरी चोरी महल के आसपास चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसे एक बगीचे में रानी चहलकदमी करती हुई दिख गई। फिर क्या था, बगीचे की बाड़ फांद कर गाय वाला अंदर पहुंच गया। रानी के आगे गिड़गिड़ाकर अपने साथ हुए अन्याय की कहानी कह सुनाई। चंपाकली ने थोड़ी देर विचार किया और फिर बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल महाराज शिकार खेलने जा रहे हैं। वह एक ऐसी जगह जाएंगे जहां एक तालाब इस मौसम में हमेशा सूखा रहता है। सो तुम अपने साथ एक जाल और एक बंसी लेकर वहां पर चले जाना। जब राजा साहब दिखाई पड़े तो ऐसा अभिनय करना कि मानो तुम मछलियां पकड़ रहे हो। महाराज तुमसे जरूर पूछेंगे कि तुम सूखे तालाब में मछलियां क्यों पकड़ रहे हो। तब तुम उनसे कहना कि यदि गाड़ी बछड़ा पैदा कर सकती है तो क्या सूखे तालाब में मछलियां नहीं मिल सकती। अगले दिन वह गाय का मालिक एक जाल और बंसी से लेस होकर पहुंच गया तालाब पर। सारी घटना वैसे ही घटी जैसा कि चंपाकली ने उस गाय वाले को बताया था। गाय वाले का उत्तर सुनकर राजा जोर से बोला, यह तुम किसकी बोली बोल रहे हो? तुम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। सच सच बताओ, क्या तुम रानी से मिले थे? अब गाय वाला इनकार न कर सका। उसने तुरंत मान लिया कि ऐसा करने की सलाह उसे रानी से ही मिली थी। राजा ने तुरंत नया फैसला सुनाया और बछड़ा गाय के मालिक को दिलवा दिया। महल लौटते ही उन्होंने चंपाकली को बुलवाया और उससे बोले, मैंने शादी के समय जो शर्त रखी थी तुमने उसे पूरा नहीं किया। तुमने मेरे किए फैसले का विरोध किया है। तुम्हें राजकाज के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए था। अब इस राजमहल से जो भी तुम ले जाना चाहो वो ले जाओ और रात होने से पहले अपने गांव अपने घर वापस चली जाओ और एक किसान की बेटी की ही तरह अपनी पूरी जिंदगी बिताओ। चंपाकली ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा महाराज। बस आपसे एक विनती है कि शाम के समय मुझे जाने को ना कहें। घर की लक्ष्मी को संध्या समय घर से निकालने पर आपकी प्रजा में आपकी बदनामी होगी। ठीक है, राजा ने कहा, आज रात हम आखिरी बार एक साथ खाना खाएंगे। कल सुबह तुम चली जाना। अब चतुर चंपाकली रसोई में गई और रसोइये को तुरंत तला भुना स्वादिष्ट और गरिष्ठ व्यंजन बनाने को कह दिया। भोजन के साथ पीने के लिए स्वादिष्ट और कीमती मदिरा भी निकलवाई। सुस्वाद भोजन खाया भी अधिक जाता है और उसके बाद आलस्य भी अधिक आता है। राजा के मन में कुछ खिन्न तो था ही, सो मदिरा भी कुछ अधिक ही पी ली। परिणाम यह हुआ कि खाना खत्म होते होते आलस्य और निंद्रा में ऐसे डूबे कि अपनी कुर्सी पर ही ढेर हो गए। रानी चंपाकली ने सेवकों को आज्ञा दी,
महाराज को कुर्सी समेत उठाएं और बिना ना नुकर किए जैसा कहा जाए वैसा करते चलें, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। वह महल से निकली और राजधानी के रास्तों से होती हुई देर रात अपने घर जा पहुंची। घर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, पिताजी दरवाजा खोलिए, आपकी बेटी आई है। बेटी की आवाज सुनकर वृद्ध पिता दौड़कर खिड़की के पास आया और बोला, इतनी रात गए आई है बिटिया, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारा कमरा वैसा का वैसा ही है। आओ बेटी, पिताजी जल्दी दरवाजा खोलिए, बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे। चंपाकली बोली। किसान ने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा कि नौकर राजा साहब को कुर्सी के साथ लिए खड़ा है। पिता कुछ पूछते उससे पहले ही चंपाकली राजा जी को लेकर अपने कमरे में चली गई और जूते उतरवा कर उन्हें बिस्तर पर लिटवा दिया। सेवक को वापस भेजकर वह खुद राजा की बगल में लेट गई। कुछ देर बाद राजा की नींद टूटी। शायद बिस्तर महल के बिस्तर जितना नरम और मुलायम नहीं था। राजा ने जब करवट बदली तो उन्होंने अपनी पत्नी को बगल में लेटा देखा। वह बोले, चंपाकली, मैंने तो तुम्हें गांव जाने के लिए कह दिया था, तुम गई नहीं? जी हाँ महाराज, लेकिन अभी सुबह नहीं हुई है, आप सो जाइए, चंपाकली ने उत्तर दिया। राजा फिर सो गया। सुबह उनकी नींद मुर्गे की बाग और बकरियों की मिमियाहट से खुली। खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी, सो उनकी नींद तुरंत ही भाग गई। वह उठकर बैठे और रानी से बोले, चंपाकली, आखिर मैं कहाँ हूँ? चंपाकली बोली, महाराज, आपने ही तो कहा था कि जो वस्तु तुम्हें महल में प्रिय हो वह तुम अपने साथ ले जा सकती हो। तो मैं आपको लेकर सुबह सुबह अपने घर आ गई हूँ, क्योंकि महल में मेरे सबसे प्रिय आप ही हैं। अब मैं आपके साथ यहीं रहूंगी। राजा दिल खोलकर हंसा और फिर चंपाकली को गले लगा लिया और चंपाकली से माफी मांगकर राजा चंपाकली को लेकर महल लौट आए। फिर राजा चतुर चंपाकली को हर दिन अपने साथ दरबार में ले जाने लगे और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, कहानी को पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसी ही मनोरंजक कहानी के साथ मैं सीमा यदुवंशी फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।